तो एंजाइम क्या होता है? यदि हम एंजाइम को देखेंगे तो एंजाइम होते क्या है? एंजाइम यदि हम पहली लाइन में लिखें तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना? क्या है बेटे? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं? अपने आप में क्या होते हैं? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है ना? हम इसको परिभाषित ऐसे भी कर सकते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन, ठीक है ना? कैसा प्रोटीन है? एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और एंजाइम उन जो हमारे पास क्या होता है, ग्लू ब्लूलर प्रोटीन होते हैं ना, यानी कि हम कह सकते हैं एंजाइम, या सिंपल में इसको लिख सकते हैं उन ग्लो ब्लूअर, है ना? ब्लूलर प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन उन प्रोटीन कहा जाता है जो क्या होता है बेटा, जो जीवित तंत्रों में, जो क्या कह सकते हैं, जीवित तंत्र में जैसे हमारे पास मानव शरीर है ना? जीवित तंत्र, जीवित तंत्र में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है ना? जीवित तंत्र में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब इसको हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कैसे करके लिख सकते हैं कि वे प्रोटीन जो जीवित तंत्र में एक प्रकार के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे हम कह सकते हैं एंजाइम। समझ में आया बेटा? या वे प्रोटीन जो क्या हो सकता है, जीवित शरीर में या जीवित तंत्र में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, जो उत्प्रेरक या जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है, जो हमारे जैव शरीर में, जैव शरीर भी कह सकते हैं इसको, तो अलग अलग प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एंजाइम क्या हुआ, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है और जो जीवित शरीर में क्या करते हैं, एक प्रकार का कार्य करते हैं, यह जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक कार्य करते हैं, उसको कहते हैं हम जैव प्रोटीन। अब ये जैव प्रोटीन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना? इनको कह सकते हैं, जैसे माना आप लोगों ने देखे होंगे एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से एंजाइम पढ़े बेटा हमने, इनके उदाहरण हमें पता है, कुछ मालूम है एक आध? लाइगेज। हाँ, लाइपेज, है ना? जी सर। लाइपेज होता है। ये पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था इनवर्टेज। क्या पढ़ा था बेटा? इनवर्टेज, इनवर्टेज। देखो इनवर्टेज पहला जो हमने एंजाइम पढ़ा था, वो पढ़ा था इनवर्टेज। ये एंजाइम हमने पढ़ा, क्या काम करता था ये इनवर्टेज? सर ये ईस्ट में होता है सर, अल्कोहल बनाने के लिए। बिल्कुल, अल्कोहल को बनाने में, है ना? तो यानी कि सुक्रोज को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दूसरा बेटा इसमें एमाइलेज, इनको मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख सकते हैं ना? दूसरा में इसमें है एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या होता होगा, ठीक है ना? एमाइलेज, सॉरी एमाइलेज है वो, एमाइलेज, है ना? दूसरा ये भी क्या करता है, यदि हम इसको इसको सिंपल वे में लिख लें यहाँ पर, तो ये किसको कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को या सुक्रोज को, सॉरी इसमें क्या लिख सकते हैं हम, सुक्रोज लिख सकते हैं बेटे इसमें ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं सुक्रोज, ये वाला क्या है हमारे पास, सुक्रोज। तो सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये इसको किसने कन्वर्ट कर दिया, सुक्रोज को ये करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में,
ठीक है ना। ये इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ कि ताकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्वर्टेज क्या काम करता है, एमाइलेज क्या काम करेगा। जो एमाइलेज काम करेगा वो स्टार्च को, देखो ये स्टार्च है ना, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, एन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। एन मॉलिक्यूल क्या होंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम ग्लूकोज। इसके बाद और भी है बेटा, कौन कौन से जो एंजाइम है, किसी को और मालूम है? ये तो लिखने बहुत जरूरी है, सभी आने चाहिए हमें। माल्टेज या माल्टोज भी कह सकते हैं इसको, है ना, माल्टेज क्या होगा, माल्टेज। ठीक है ना, माल्टेज। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को, यहां पर क्या करेगा माल्टेज, ये माल्टोज को क्या कर देगा, माल्टोज, और इसको कन्वर्ट कर देगा टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज, टू मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। लैक्टोज, देखो बेटा यहाँ पर लैक्टोज, लैक्टोज भी क्या है, एक प्रकार का, लैक्टोज क्या है बेटा, एंजाइम है। एंजाइम। हाँ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कर देगा, लैक्टोज को क्या करेगा, सॉरी इसको लैक्टोज नहीं होता बेटा, ये लैक्टेज होता है ना। जो एंजाइम का नाम है वो लैक्टेज है, लैक्टेज। इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, लैक्टेज। मैंने गलत लिख किया इसको, एक मिनट है, ठीक कर देते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, लैक्टेज लेंगे, क्या लेंगे, लैक्टेज। ये हमने लिया लैक्टेज, एंजाइम का नाम अलग है ना। और ये किसको कन्वर्ट करेगा, ये करेगा लैक्टोज को, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने होंगे कि किस प्रकार से एंजाइम्स हो सकते हैं। और भी एंजाइम है, यूरिएज है, यूरिएज पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, है ना, ये सुना था आप लोगों ने यूरिएज, यूरिएज सुना था, यस सर। नो सर। इसने सुना था, क्या नाम है इसका, यूरिएज, सौरभ क्या बनाते बेटा यूरिएज, यूरिएज जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, ये बेटे यूरिया से, यूरिया को कन्वर्ट कर देता है H2O, और साथ साथ सॉरी H2O नहीं, CO2 होगा इसमें, H2O तो निकलेगा नहीं, है ना। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और दूसरा अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है यूरिया, यूरिया को कर देता है ना, यूरिएज। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास हैं, पेप्सिन है, ट्रेप्सिन है, न्यूक्लियस है ना, डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये भी क्या है, एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये भी क्या है, एंजाइम। तो ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स है ना। अब ये तो है बेटा एंजाइम की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल, कि हम क्या कर सकते हैं, किन कौन कौन हमारे पास एग्जाम्पल है इसके, और उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो परिभाषा सिंपल है कि प्रोटीन, वह प्रोटीन जो जीवित तंत्र में क्या करता है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जैव शरीर में या जैव कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास एंजाइम हैं, वो एंजाइम के उदाहरण है इन्वर्टेज, एमाइलेज, माल्टोज, माल्टेज, लैक्टेज, है ना, यूरिएज। ठीक है ना, बहुत सारे एंजाइम्स है, और ये इस प्रकार से हमारे पास एंजाइम है जो कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती, यदि हम देखें तो एंजाइम की क्या विशेषताएं होती, पूछा जाता बेटा विशेषताएं क्या है इसकी, ये काफी बार पूछा गया विशेषताएं। ठीक है ना, वैसे एंजाइम बहुत शॉर्ट टॉपिक है, और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो पूछी भी जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्या विशेषताएं हो सकती है इसकी, यदि हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे तो विशेषताएं क्या है इसकी,
एंजाइम की क्या विशेषताएं हो सकती है? पहली इसकी विशेषता है, यदि हम इसको विशेषताओं के रूप में देखेंगे तो विशेषता क्या है इसकी? क्या विशेषता हो सकती है बेटा इसकी? पहली विशेषता है इसकी, ये विशिष्टता होती है। क्या होता है बेटा इसमें? विशिष्टता होती है इसमें। विशिष्टता जानते हैं आप लोग? यस सर। किस प्रकार से होगी? सर मतलब कि अगर कहीं उस तरह का काम करे तो सर किसी स्पेशल जगह ही काम करेगा, हर जगह काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है ना? ये एंजाइम क्या होते हैं? क्रिया ये जो हमारे पास एक विशेष पदार्थ पर ही अपनी अभिक्रिया करता है ना? ऐसा नहीं कि इन्वर्टेज आकर के जो इन्वर्टेज हमारे पास है वो यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 में कन्वर्ट करेगा, कभी नहीं कर सकता है। उसका काम स्पेसिफिक है, ठीक है ना? यानी कि वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही कन्वर्ट कर सकता है और काम नहीं करेगा। तो ये क्या होते हैं बेटा, इनकी एक विशेषता होती है। ये क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं ये केवल क्या कर सकते हैं, ये केवल केवल एक विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। केवल एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। बस ये ध्यान रखना, उत्प्रेरक का कार्य करती है, बस ये है बेटा इसकी विशेषता, पहली विशेषता, ठीक है ना? ये विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? करते हैं। हो गया। जैसे देखो, यूरिएज क्या करेगा? यूरिएज क्या करेगा बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूरिया को CO2 और NH3 में बदल देगा। बिल्कुल, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास NH2CO NH2, ठीक है ना? ये क्या करेगा, H2O के साथ अभिक्रिया कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज। किसके उपस्थिति में? यूरिएज की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और ये क्या कर देगा, 2 मॉलिक्यूल NH3 बना देगा और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा CO2। बस देखो, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, ये विशिष्टता है इसकी। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसकी विशेषता होती है बेटा इनकी उत्प्रेरक दक्षता। अब उत्प्रेरक दक्षता से क्या मतलब हुआ, उत्प्रेरक दक्षता कि उत्प्रेरक दक्षता क्या होगी, ठीक है ना? यानी कि जो कैटालिटिक इफिशियंसी क्या होगी इसकी, किस प्रकार से होगा, क्या होते हैं बेटा, एंजाइम क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये देखेंगे, ये क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये अभिक्रियाएं के वेग को क्या कर देते हैं, अन्य उत्प्रेरित अभिक्रिया को की तुलना में करोड़ों गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? यानी कि हम इसको सिंपल एक लाइन में लिख लेंगे, एंजाइम अत्यधिक अत्यधिक क्रियाशील उत्प्रेरक है, ठीक है ना? यानी कि क्या होगा, ये बहुत अत्यधिक क्या होंगे, क्रियाशील उत्प्रेरक होंगे। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम, इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, एंजाइम अत्यधिक अत्यधिक क्या कह सकते हैं, क्रियाशील उत्प्रेरक, क्रियाशील उत्प्रेरक है, ठीक है बेटा? ये क्या होगा, यानी कि क्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देती, कई गुना बढ़ा देती।
तो ये दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है? उत्प्रेरक दक्षता। तीसरा काम इसमें देखिए क्या क्या विशेषता हो सकती है इसकी। तीसरा है उत्प्रेरक की जो सूक्ष्म मात्रा होती है, ठीक है ना, सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की समर्थ रखता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर यदि हम इसको देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी मात्रा भी बहुत सक्षम होती है, यानी कम मात्रा इसकी यदि हम लेते हैं तो वो क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में क्या कर देगा? उत्प्रेरण कर देगा, ठीक है ना। जैसे देखा होगा एड्रेनलिन, देखा सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो एड्रेनलिन एंजाइम्स है, तो जो मान इतनी सी मात्रा में होगी तो वो क्या कर देता है? हमारे शरीर में उत्प्रेरक क्षमता बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो तीसरी विशेषता क्या बेटा इसकी? तीसरी विशेषता इसकी ये है एंजाइम की, ये क्या करता है? उत्प्रेरक की जो सूक्ष्म मात्रा होती है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में क्या होती है? सक्षम होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा या उत्प्रेरक की कम मात्रा भी क्या होती है? भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने उत्प्रेरित करने के लिए काफी होती है, ठीक है ना। यानी कि कम मात्रा भी क्या हो सकती है? कम मात्रा भी होगी तो वो क्या कर देगी? उसको क्या कर देगी? उत्प्रेरित कर देगी। जैसे माना ये कहता है कि रेनिनो, ठीक है ना, जो रेनिन एंजाइम है अपने वजन के जो 10 लाख गुना अधिक दूध को क्या कर देता है? दूध प्रोटीन को स्कंदित कर सकता है। इसका उदाहरण के तौर पर वो कह रहा है कि जो रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है बेटा, है ना। रेनिन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या काम करता है? रेनिन एंजाइम क्या करता है? उदाहरण देख लो इसका उदाहरण। जो रेनिन क्या है? एंजाइम है, क्या काम करता है बेटे? किसी को मालूम है? रेनिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनिन देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो उसके बाद वो दूध बाहर आ जाता है तो बिल्कुल एकदम दही के रूप में आ जाता है, कभी उल्टी करते हो देखा होगा आप लोगों ने। तो रेनिन के कारण क्या होता है? दूध दही में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या होता है? ठोस का पाचन होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है क्या होगा? इसमें जो रेनिन एंजाइम होगा वो क्या करता है? जो थोड़ी सी रेनिन एंजाइम की जो थोड़ी सी मात्रा है, कई लाख गुना जो है दूध को क्या कर देता है? दूध प्रोटीन को इसमें परिवर्तित कर देता है, स्कंदित कर देता है ना। तो रेनिन जो एंजाइम है कि थोड़ी मात्रा, कितनी मात्रा बेटा? थोड़ी सी मात्रा, बहुत थोड़ी सी मात्रा क्या कर देगा? थोड़ी मात्रा कई गुना दूध प्रोटीन, जो दूध दूध प्रोटीन होता है, दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसको क्या कर देता है? को स्कंदित कर देता है। स्कंदन तो जानते हो, स्कंदन जानते हो बेटा? यस सर। स्कंदन जानते हो ना? स्कंदित कर देता है, कर देता है। दही बोलना ठीक नहीं है ना, स्कंदित कर देता है, मैंने उसको सॉलिड फॉर्म में ले आता है। जो दुग्ध प्रोटीन होता है उसको किस रूप में ले आता है? सॉलिड फॉर्म में। तो ये तीसरी विशेषता है, कम मात्रा भी क्या कर देती है? उत्प्रेरित करने के लिए काफी होती है, ठीक है। चौथा यदि देखेंगे तो चौथी विशेषता इस एंजाइम्स की क्या है? एंजाइम क्या करता है? देखो इसकी विशेषता है कि ये अनुकूलतम तापमान पर, ठीक है ना, अनुकूलतम तापमान में जो इसके लिए अनुकूल होता है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम अनुकूलतम तापमान। जो अनुकूलतम क्या होगा? तापमान होगा, एवं पीएच पर, पीएच या तो अनुकूलतम तापमान होगा या पीएच होगा, है ना। ये विशेषतः उसी पर काम करता है,
अधिक तापमान पर क्या होगा या अधिक पीएच पर क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि पीएच, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, किसी एंजाइम की, किसी का आगे लिख सकता हूँ कि किसी हो गड़बड़ हो गया बेटा। किसी एंजाइम, ठीक है ना, मान लीजिए किसी एंजाइम की उत्प्रेरक उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता, ठीक है ना, उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाएगा, है ना। किसी किसी विशिष्ट ताप पर, विशिष्ट ताप पर या पीएच पर अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। तो इसके लिए क्या होगा, एक ताप निश्चित होना चाहिए और जिस पर वो क्या होगा, अधिकतर क्रियाशील रहती है ना। उनके लिए क्या, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एंजाइम क्या होता है, विशेष ताप पर ही क्रिया करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर हमने दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो हमारे जैसे शरीर का तापमान कितना होता है बेटा, यदि शरीर के ताप को देखेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना। तो इस ताप पर क्या होता है, शरीर में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है वो क्या होती हैं, अपनी क्रियाशीलता को अच्छी तरह पूर्ण कर लेते हैं। और यदि हमने तापमान बढ़ा दिया तो ये विकृत हो जाते हैं, इनकी अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, कम खत्म भी हो सकती है या ये एंजाइम ही खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, इनके लिए तापमान की विशेषता होती है, ये विशेष ताप पर ही क्रिया करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें 5वां नंबर है इसका, एक है और ये है एंजाइम संबंधक। एक मिनट है, एंजाइम, इसको ऐसा लिखेंगे एंजाइम, और दूसरा है इसमें संदमक। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो एंजाइम की क्रिया है ये विभिन्न क्रिया विधियों के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, ठीक है ना। अलग अलग क्रिया विधियों द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती हैं। ये उत्प्रेरक विष का कार्य के प्रति क्या होती हैं, अत्यधिक संवेदनशील होती है। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं बेटा, सर जो अभिक्रिया की दर को घटा दे, घटा देता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। और उत्प्रेरक वर्धक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो ये कहता है कि जो उत्प्रेरक विष होते हैं उनके प्रति क्या होती है, बहुत अधिक संवेदनशील होती है, ठीक है ना। जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं, उनके प्रति क्या होते हैं, ये जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं ये क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, है ना। जैसे ही कहता है कि एंजाइम के लिए क्या होगा, जो संदमक का जो कार्य करते हैं वो कौन कौन करते हैं, जैसे एचसीएन है, जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे, उसके एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देंगे, एचसीएन हो गया, ठीक है ना, एच2एस हो गया, सीएच2 हो गया। ये क्या कर देते हैं, इनकी उपस्थिति में क्या हो जाता है, इनकी उपस्थिति में जैसे मान लीजिए समंदर का मतलब हो गया, सीधे हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि जैसे माना हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया या H2S लिया या हमारे पास और अभिक्रिया और पदार्थ भी हो सकते हैं, CH2 हो सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड हो गए। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, जो एंजाइम होता है, इन पदार्थों की उपस्थिति में जो एंजाइम होते हैं अपनी सक्रियता खो देते हैं। या जैसे हमने HCN लिया, H2S लिया और CH2 की उपस्थिति में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं की उपस्थिति में
क्या होता है में एंजाइम अपनी क्रियाशीलता खो देता है। एंजाइम अपनी क्रियाशीलता खो देता है। क्रियाशीलता खो देता है। खो देता है यानी कि वो क्रियाशीलता को क्या हो जाएंगे, उसकी खत्म हो जाएगी। भाई ये हो गया बेटा एंजाइम संदमक, ठीक है ना, इनहिबिटर। इनहिबिटर का काम करती है, एंजाइम इनहिबिटर का काम करती है, जो क्या करते हैं उसकी अभिक्रिया को खत्म कर देता। तो ये है बेटा क्या, एंजाइम का कार्य, ये विशेषताएं, सॉरी ये विशेषताएं थी, इस प्रकार की विशेषताएं हो सकती है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसकी एंजाइम की क्रियाविधि है। क्रियाविधि का मतलब यहाँ पर होता है बेटा कि किस प्रकार से काम करता है ना। तो किस प्रकार से काम करता है बेटा, एंजाइम की जो क्रियाविधि को हम देखें तो इसके बाद है एंजाइम की क्रियाविधि, उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो यहाँ पर नए नया जो एडिंग होगा हमारे पास एंजाइम की, एंजाइम, दो चीजें तो हमने पढ़ ली। क्या क्या चीजें पढ़ी कि एंजाइम क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। अब है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। की क्रियाविधि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट विधि के रूप में हम उपयोग करते हैं, और वो होता है कौन सी क्रियाविधि होती है, सॉरी बेटा मैंने गलती की, क्रियाविधि है ना। तो इसकी यहाँ पर माना जाता था एक ताला चाबी क्रियाविधि मानी जाती है, ठीक है ना। ताला चाबी क्रियाविधि क्या हुई, ये दिया था फिशर ने दी थी, इस मेथड को दिया था, जो एंजाइम की जो क्रियाविधि है, उत्प्रेरण क्रियाविधि है, किस प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, फिशर ने कहा, फिशर एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिन्होंने इस प्रकार पहली विधि दी थी फिशर के अनुसार, है ना। फिशर ने क्या किया, उन्होंने एंजाइम को कई तरह के जो है व्याख्या उन्होंने दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये क्या करते हैं, जो फिशर के अनुसार ये ताला चाबी क्रियाविधि का, कौन से, ताला चाबी क्रियाविधि। अब ताला चाबी क्रियाविधि क्यों कहा बेटा इन्होंने, कोई बता सकता है ताला चाबी क्रियाविधि। सर क्योंकि सर ये यहाँ पे कोई उसके रेफर किसी विशेष अभिक्रिया में कार्य करता है। हाँ देखो, इन्होंने कहा कि जैसे जिस प्रकार से क्या होता है, एक ताले की चाबी दूसरे ताले पे नहीं लग सकती, है ना। जैसे हमने एक चाबी दूसरे एक ही ताले के लिए स्पेशल चाबियां होती हैं, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जो एंजाइम होगा वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्रियाविधि को ही संपन्न करेगा, ठीक है ना, दूसरी की नहीं करेगा, ठीक है ना। और इन्होंने एंजाइम अणु की सतह को क्या माना, जो सक्रिय स्थान है, एक्टिव साइट्स है अथवा गड्ढे हैं उपस्थित होते हैं, तो इनकी जो विधि थी उस विधि में क्या है, उन्होंने क्या माना कि जो एंजाइम होते हैं, भाई ताले में ऐसी तो चाबियां होती, जैसे चाबियां को देखा होगा आप लोगों ने कि चाबियां ऐसी बनी रहती, तो ऐसे इस प्रकार से बना रहता है, ऐसे खांचे, फिर ऐसे मान लीजिए अलग अलग खांचे बने रहते हैं, ऐसे करके हमने मान लीजिए चाबी ले ली, ये है हमारे पास चाबी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए ये एंजाइम है, तो इसके लिए क्या होगा, जो जहां पर उसने अभिक्रिया करनी है वो भी इसी प्रकार का होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसका साइज अलग हो, वो इसी प्रकार से होगा, ऐसे बना हुआ होगा जहां पर ये चाबी फिट बैठ जाए, तो जो जहां पर उसने क्रिया करनी है वो इसी प्रकार का बना होगा, देखो ऐसे बना होगा। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई पदार्थ है ना, और ये जो चाबी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है वो एंजाइम है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जहां पर उसे क्रिया करनी है, या मान लीजिए ये एंजाइम है, ये भी एंजाइम हो सकता है ना। उन्होंने कहा कि ये एंजाइम है और ये जो चाबी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, पदार्थ है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक ताला एक चाबी को के लिए स्पेसिफिक है,
उसी प्रकार से क्या होते हैं, एक एंजाइम जो है किसी पदार्थ की अभिक्रिया के लिए फिक्स है ना, और एक ताले के रूप में स्टेप्स। तो उन्होंने क्या कहा, उनका जो मेथड था वो था कि एंजाइम जो अणु है, उन्होंने क्या माना, उन्होंने कहा कि जो एंजाइम अणु है, क्या है जो एंजाइम अणु, मान लीजिए उन्होंने कहा एंजाइम अणु है, देखो एंजाइम अणु, एंजाइम अणु, जो एंजाइम अणु है या अणु, क्योंकि अणु लिख लेना बेटा, एंजाइम अणु की सतह पर, की सतह पर, ठीक है ना, सक्रिय स्थान, सक्रिय स्थान, सक्रिय स्थान, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो सक्रिय स्थान होगा, है ना, एंजाइम अणु देखो पर सक्रिय स्थान अथवा, देखो अब इन्होंने क्या कहा, गड्ढे अथवा गड्ढे के रूप में उन्होंने कहा, सक्रिय स्थान, या जो उन्होंने कहा कि गड्ढे होंगे, है ना, जैसे गड्ढे के रूप में, है ना, गड्ढे उपस्थित होते हैं, इनके अनुसार बताया ना, फिशर के अनुसार, है ना, क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो सक्रिय स्थान है मान लीजिए, उसमें क्या होंगे, गड्ढे उत्पन्न, गड्ढे होंगे, ठीक है ना। और ये कहता है कि ताला एवं चाबी क्रियाविधि के अनुसार एक एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है, जैसे ताला चाबी के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से पदों में पूर्ण होगी, तो दो पद हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्रियाविधि को देखें तो क्रियाविधि को हम कैसे देख सकते हैं, ये हमने क्रियाविधि ले ली इसकी, ठीक है ना, गड्ढे होते हैं। अब देखो इसमें दो पद हैं, पद पहला क्या है, जो पहला पद है वो इनके अनुसार क्या होगा, ये कहता है कि जो पहले पद होंगे इंजाइम ई, यहाँ पर कह देंगे इंजाइम को किस दिखाया उन्होंने, इंजाइम ई, कैपिटल ई, ठीक है ना, का जो क्रिया कारक, क्रिया कारक जिस पर उसने क्रिया करनी है, इंजाइम ई का क्रिया कारक पदार्थ, पदार्थ जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, या इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, है ना, या क्या बोलते हैं बेटा इसको, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, है ना, अंग्रेजी में इसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और इसको उन्होंने दिखाया कैपिटल एस से, है ना, द्वारा, द्वारा जुड़ना। ये देखो, ये ताला चाबी विधि है ना, जुड़ना एवं एंजाइम, जो एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट, इसमें मैंने एस लिख लिया है ना, सबस्ट्रेट संकर का निर्माण, देखो सबस्ट्रेट का निर्माण करना। तो किस प्रकार से होगा ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एंजाइम ई है, ये है ई, ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट एस ये जुड़ा, है ना, जिसको क्रिया करो, और ये क्या बना देता है, पहले बना देता है ई एस, इस प्रकार से बन जाता है ई और एस, एक प्रकार के पदार्थ बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पहले स्टेप में होगा, ठीक है ना। स्टेप सेकंड में क्या होगा, तीन पद है सर इसमें, है ना, यानी कि पद जो है, जो क्या होगा, दूसरा पद होगा जिसमें सेकंड स्टेप होगा। दूसरे पद में क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है, जो हमारे पास ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं संकर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संकर में से उत्पाद, ठीक है ना, या में से उत्पाद का निर्माण, से उत्पाद का निर्माण। अब इससे उत्पाद बनेगा, इस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इससे क्या बनेगा, इससे उत्पाद का निर्माण होगा। तो किस प्रकार से होगा, देखो जो हमने ES लिया, इससे क्या बनेगा, उत्पाद का निर्माण होगा। तो ये क्या करता है,
इसमें से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये हट जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स वाला बाहर हमने लगा रखा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईएस में हो जाएगा, ठीक है ना। और एंजाइम फिर मुक्त होगा, जब ये कंपाउंड बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, एंजाइम मुक्त होगा, इसको बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट, ये एंजाइम प्रोडक्ट हुआ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पद होगा बेटा, तीसरा पद, तो पद हमारे पास तीसरा पद थर्ड स्टेप होगा। इस थर्ड स्टेप में क्या होगा, एंजाइम से उत्पाद बनना। अब देखो एंजाइम उसके साथ जुड़ा हुआ है अभी, है ना, तो हम क्या करेंगे, एंजाइम एंजाइम से उत्पाद का मुक्त होना, एंजाइम से उत्पाद का मुक्त होना। एंजाइम क्या होगा, एंजाइम से अब क्या होगा, वो मुक्त हो जाएगा, कौन, पदार्थ जो हमारे पास उत्पाद है। तो इसमें हमने ईएस लिखा हुआ था, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो एंजाइम अलग हो जाएगा और प्लस जो सबस्ट्रेट होगा वो अलग हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये तीन पदों में क्या होगा, इसकी क्रिया विधि, और एक किसने दिया था, फिशर ने, और एक कौन सी विधि थी, तालाचाबी, स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक का प्रयोग। ठीक हो गया बेटा। तो ये मेथड था, और पूछी जाती है एंजाइम क्रिया विधि क्या है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। ये फिशर ने दिया था, तालाचाबी क्रिया विधि कहा जाता है इसको, ठीक है ना। फिशर ने 1894 में दिया था इस विधि को, है ना। और जो ये कहता है कि जो एंजाइम होता है, ठीक है ना, एंजाइम अणु की सतह पर कुछ क्या होते हैं, सक्रिय गड्ढे होते हैं, और उन क्रिया कारक, जैसे गड्ढे का मतलब मैंने बताया था आपको, कि माना कोई एंजाइम है, इस प्रकार से एक एंजाइम है, हमें नहीं मालूम कैसे होगा, उसमें इस प्रकार के गड्ढे बने हुए मान लीजिए, ठीक है ना। तो जो दूसरा वाला सबस्ट्रेट पदार्थ है उसमें भी इसी प्रकार के गड्ढे होंगे, तब जाकर के उसके साथ वो बॉन्डिंग बना लेता है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे बॉन्डिंग, है ना, ऐसे करके। तो ये सक्रिय पदार्थ यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा। तो सेम जैसे ताले और चाबी में क्या होते हैं, एक प्रकार के गड्ढे होते हैं और वो फिट में बैठ जाते हैं, और ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का उपयोग होता है बेटा, इसमें ताला चाबी क्रिया विधि कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा भी जाता है एंजाइम वाला, अधिकांश ये कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें एंजाइम का उपयोग क्या होता है, इसको इसी में लिख लेते हैं। एंजाइम का हम क्या उपयोग क्या कर सकते हैं, क्या किस काम आता है बेटा एंजाइम, क्या उपयोग होता है इनका, एंजाइम का उपयोग क्या होता है, किसी को मालूम है, जनरल आइडिया, क्या लग रहा है, क्या क्या उपयोग होता होगा, थ्योरेटिकल ज्यादा है बेटा, है ना। पहला उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, एंजाइम का उपयोग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो किण्वन होता है, या हम कह सकते हैं वाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, अल्कोहल बनाने में उपयोग होता है कि नहीं होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो किस रूप में होता है, वाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, पहला उपयोग क्या हुआ इसका, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल ठीक शब्द है, अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल विलायक के रूप में भी होता है ना, कई चीजों को उपयोग में आता है, ठीक है ना। पहला काम तो ये इसका ही हो गया। जो हमारे पास क्या होता है, मक्का होता है, ठीक है ना, मक्के के जो स्टार्च होता है उससे सिरप बनाए जाते हैं, है ना। और दूसरा इसका उपयोग क्या कर सकते हैं हम, दूध से पनीर के निर्माण में होता है, दूध से पनीर के निर्माण, दूध से पनीर के निर्माण, दूध से पनीर के निर्माण में भी हम क्या करते हैं, एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बहुत ही है, ठीक है।
इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट इसके बाद है दूसरा पार्ट, इसी का पार्ट है अभी प्रोटीन वाले का, ये है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, नया टॉपिक हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है बेटे न्यूक्लिक अम्ल, किसी को मालूम है? सर ये डीएनए आरएनए अच्छा, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लियस में रहते सर। अच्छा, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और कोई बच्चे बता सकते हो बेटा? देखो चलो, बहुत बढ़िया बताया इसने, काफी कुछ नजदीक था। पहला है बेटा, न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? तो पहला लिख सकते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या है? जैव अणु है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जैव अणु, जैव अणु होते हैं। क्या होते हैं? जैव अणु। जैव अणु समझते हैं? जैव अणु माने जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, है ना? दूसरा क्या होता है? ये कहां पर मिलते हैं? जैव अणु होते हैं। दूसरा, ये सभी जीवों के, ये क्या होते हैं? सभी जीवों के कहाँ मिलते हैं? सभी जीवों के कोशिकाओं के कहाँ मिलेंगे? कोशिकाओं कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं के केंद्रक, है ना? कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो जैवाणु क्या है? ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जैवाणु होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जैवाणु होते हैं। और ये सभी क्या होंगे? सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले अम्ल है। ठीक है, और इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? इनकी जो संरचनाएं होती है वो किसके समान होती हैं? इनके धागे के समान इनकी संरचनाएं होती है। यदि हम इनकी संरचनाएं देखेंगे तो इनकी संरचना कैसे होती है? धागे के समान इनकी संरचना, इनकी है बेटा, है ना? इनकी संरचना धागे के समान होती है। संरचना धागे के समान होती है, जैसे धागे होते हैं उसी प्रकार होती है, समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। ठीक, और ये क्या करते हैं? ये मुख्य कार्य क्या करते हैं? इनका जो मुख्य कार्य है, ये प्रजनन में क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाते हैं, है ना? यानी कि जीवित जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रजनन एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जीवित कोशिकाओं में जो जीवित कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं में क्या काम करते हैं बेटे? एक तो करते हैं, क्या काम करते हैं? प्राणियों के विकास, क्या करते हैं? प्राणियों के विकास एवं प्रजनन। ठीक है ना? प्रजनन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
देखो ये कुछ कार्य है भूमिका निभाते हैं। ये है बेटा इसके न्यूक्लिक अम्ल की विशेषताएं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के जैव बहुलक होते हैं, ठीक है ना। हम इसको एक भी मान सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होंगे वो क्या होंगे, जैव बहुलक होंगे, ठीक है ना। जैव अणुओं के बहुलक, बहुलक तो समझते हैं, एक यूनिट का कई बार रिपीट होना जो है क्या कहलाता है, बहुलक होते हैं। इनके जो मोनोमर्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो इसकी न्यूक्लियोटाइड्स यदि हमारे पास कोई पूछे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको कि न्यूक्लिक, पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, देखो ये अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल। ऐसे लिख लेता हूं, न्यूक्लिक एसिड लिख लो बेटा, न्यूक्लिक एसिड मेरे लिए कंफर्टेबल लग रहा है। न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ठीक है ना, जैव बहुलक होते हैं, जैव बहुलक है, बहुलक, बहुलक तो है, ठीक है ना। और इनकी जो इकाई होगी, ये जो बहुलक होता है बेटा, उसकी जो इकाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये है न्यूक्लिक एसिड क्या है, जैव बहुलक है, ठीक है। और इनमें उपस्थित, देखो इनमें उपस्थित, इनमें उपस्थित जो इकाई होगी, उपस्थित इकाई, ठीक है ना, उपस्थित इकाई को हम क्या कहते हैं कि, या को सॉरी, इकाई को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये पूछा जाता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड है ना, हाँ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको। जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, बहुलक है। बहुलक तो जानते हैं जिसमें बहुत सारे अणु जुड़े हुए होंगे, उनको कहा जाता है बहुलक, है ना। और उनकी जो एक इकाई है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उनको क्या बोलेंगे, एक इकाई को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अतः हम इसको क्या कहा जाता है, जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल अपने आप में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और उसकी एक इकाई क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड्स। इतनी बात समझ में आ गया बेटा। यस सर। जो जो हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, देखो सपोज इसको पहले हम बहुलक समझा लेते हैं कि देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास एथीन है, एथिलीन जिसको हम बोलते हैं। ये केवल अभी एक क्या है, एक इकाई है। इसके जब हम n मॉलिक्यूल ले लेते हैं और जब ये जुड़ जाता है तो ये पॉलीथीन बनाता है। मालूम कैसे पॉलीथीन कैसे बनेगा, CH2 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 CH2, और ये जुड़ता रहेगा अनंत तक, पता नहीं कहां तक जुड़ता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास पॉलीथीन, ये बहुलक है। इसका एकलक क्या हो गया, या मोनोमर्स क्या हो गया, इसका मोनोमर्स होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एकलक है इसका। इस एक से जुड़ते 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 ये क्या हो गया, पॉली हो गया, बहुत सारे बना दिए उसने, बहुलक हो गया। तो ऐसे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये जैव बहुलक है। और इसमें जो इकाई है जिससे वो बना हुआ है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये एकलक है, यानी कि मोनोमर्स है, इकाई है, इसको हम बोलेंगे एकलक या मोनोमर्स, अंग्रेजी में कहते हैं उसको, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोनोमर्स हो जाएंगे। तो ये कहता है कि इनसे मिलकर के क्या बन जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड क्या है अपने आप में, न्यूक्लिक अम्ल क्या हो गया, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। ये क्या हो गया, जाएंगे हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये क्या है अपने आप में, न्यूक्लिक एसिड क्या है अपने आप में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स,
न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए, उनकी इकाई को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें, ये क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होंगे, न्यूक्लिक जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ गया। और इस ये कहता है कि जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक पर जो मूल प्रोटीन होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना। और न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। और न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, है ना। और उन न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति को देखो, वो दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। कौन कौन से, बताओ न्यूक्लिक अम्ल, ध्यान रखना। डीएनए और RNA। बिल्कुल, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इसमें डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ये दो प्रकार के यहाँ क्या होंगे, न्यूक्लिक अम्ल होंगे। एक तो होगा डीएनए और दूसरा होगा आरएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और ये है बेटा हमारे पास जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक जो अम्ल होंगे वो न्यूक्लियोटाइड के क्या होंगे, बहुलक होंगे। और इनकी संरचना हम आगे पढ़ते रहेंगे इसमें, है ना। इसकी बहुत प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, तो कल हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या हुए, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक एसिड था, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, जैव अणु होते हैं। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं की केंद्रक में उपस्थित होते हैं, इनकी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। जीवित कोशिकाओं में प्राणियों को विकास एवं प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले फिर हमने न्यूक्लिक एसिड जैव बहुलक है, और उसमें उपस्थित जो क्या होते हैं, इकाई होती है, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो अब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ रहता है, केंद्र के अंदर रहता है ना। ये है बेटा हमारे पास